हेलो एवरीवन, आज डेट है 6 जुलाई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, आज हम ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के आधार पर उसको बनाया गया था। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी कई कमेटीज़ को बनाया गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसको 29 अगस्त 1947 को इसको बनाया गया था और उसका मेजर काम था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को तैयार करना। इसके जो हेड पर्सन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके अलावा इनके चेयरमैन के अलावा इसमें 6 मेंबर्स होते हैं जिनके नाम हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और TT कृष्णामाचारी। जो एन माधव राव है उन्होंने BL मित्र को रिप्लेस किया था। मतलब पहले BL मित्र ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, लेकिन उनकी हेल्थ जो थी वो सही नहीं थी। इसकी वजह से BL मित्र को रिप्लेस करके एन माधव राव को लिया गया और TT कृष्णामाचारी जो थे वो DP खेतान की जगह आए थे। DP खेतान की 1948 में डेथ हो जाती है तो उनकी जगह TT कृष्णामाचारी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट फादर स्टान स्वामी, उनकी डेथ हो गई है मुंबई हॉस्पिटल में क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से उनकी जो हेल्थ है वो सुधर ही नहीं पाई। ये जो ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट फादर स्टान स्वामी हैं उन्होंने जल जंगल जमीन तीनों के लिए अपना लड़ाई लड़ी। मतलब हर एरिया में जहाँ भी ज़रूरत पड़ी एक्टिविस्ट की वहाँ पर उन्होंने अपना रोल प्ले किया था। भीमा कोरेगा वायलेंस केस जो है उनमें उनको अक्यूज्ड माना गया था। तो ये जो भीमा कोरेगा वायलेंस है इसके बारे में हम देख लेते हैं। 1 जनवरी 1818 को पेशवा की जो फोर्सेस थी और ब्रिटिश आर्मी थी उसके बीच में एक वॉर होता है, एक बैटल होती है भीमा कोरेगांव में। जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें जो मेनली जो सोल्जर्स थे वो दलित थे और पेशवा की जो आर्मी थी वो ज़्यादातर अपर कास्टेड डोमिनेटेड थी। मतलब मेजरली अगर देखें तो ये जो आर्मी थी ना वो एक तरीके से जो कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो ऑपरेशन होता है, उसको दबाने के लिए, उसको जीतने के लिए ये वॉर लड़ा गया था। और इसमें जो ब्रिटिश आर्मी थी उनकी नंबर्स काफ़ी कम थी, उनमें जो सोल्जर्स थे वो काफ़ी कम संख्या में थे, लेकिन जो पेशवा की आर्मी थी वो काफ़ी बड़ी थी। लेकिन फिर भी इस बैटल में जो ब्रिटिश आर्मी है वो जीत जाती है। तो इस युद्ध को माना जाता है कि एक तरीके से जो थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था उसका लास्ट बैटल इसको माना जाता है। और इसमें क्या होता है कि भीमा कोरेगा वायलेंस में एक तरीके से जो पेशवा की आर्मी है उसकी डिफीट होती है और ये जो विक्ट्री है इसको माना जाता है कि कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन और जो ऑपरेशन हुआ था उसके खिलाफ में ये विक्ट्री थी। नेक्स्ट न्यूज देखो, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में जो IT एक्ट है उसका सेक्शन 66A उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। और ये केस था श्रेया सिंगल जजमेंट में उन्होंने ये बात बोली थी कि जो IT एक्ट है उसका 66A सेक्शन है वो नल एंड वॉइड है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ये बात पता चली कि प्रेजेंट टाइम में भी IT एक्ट के सेक्शन 66A के तहत में लोगों को हैरेस करने की कोशिश की जाती है, जो केसेज हैं उनको दर्ज किया जाता है। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट है वो काफ़ी इस चीज़ से आश्चर्यचकित रहा कि जिस चीज़ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया उसके अकॉर्डिंग अभी भी वर्क किया जा रहा है। 6 साल पहले जब फ्री स्पीच का वायलेशन के आधार पर इस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, तब भी उसके आधार पर वर्क किया जा रहा है। जो 66A था, सेक्शन 66A, इसमें ये बोला गया था कि अगर सोशल मीडिया मैसेज को आप यूज़ करते हो और उसकी वजह से वायलेंस क्रिएट होती है तो आपको 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि 66A जो है वो हमारे आर्टिकल 19 जो फ्री स्पीच का हमें राइट देता है और आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके खिलाफ है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको स्ट्रक डाउन किया गया था। हालांकि ये जब सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना रिजल्ट दिया उसके बाद में TK विश्वनाथन कमेटी बनाई गई थी ताकि जो
चैलेंज ऑफ हेट स्पीच ऑनलाइन है, उसको लेकर के एक बेहतरीन लॉ बनाया जाए। तो देखो, इस तरीके का जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, किसी आर्टिकल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और उसके तहत बाद में भी उसके अंडर वर्क किया जा रहा है, तो ये तो अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ढंग से काम ही नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब उनको पता ही नहीं है कि कौन सा जो एक्ट है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि ट्विटर जो एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है वो इंडिया का जो रेगुलेशंस इंडिया ने बनाए हैं, इंडिया ने जो अपने सोशल मीडिया न्यू रूल्स बनाए हैं उनको मानने में, उनके अकॉर्डिंग वर्क करने में फेल हो गया है। बहुत लंबे समय से यहाँ पर जो ग्रीवेंस ऑफिसर हैं वो नियुक्त नहीं हैं। इसके अलावा बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, उन्होंने अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 1 मंथ की जो सोशल मीडिया रूल्स के अकॉर्डिंग बोला गया था कि हर सोशल मीडिया को अपनी 1 मंथ की जो भी ग्रीवेंसेज मिली किस तरीके से उनको सॉल्व किया, इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जारी करनी होगी। ट्विटर ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नेक्स्ट न्यूज, एक पिटीशन जारी हुई, एक मतलब आरटीआई फाइल की गई थी और उसमें ये बोला गया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो वैक्सीनेशन के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकती है। उसी का आंसर देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बोला कि अभी तक कोई भी लेजिस्लेटिव या फिर लीगल ऑर्डर ऐसा नहीं जारी हुआ है कि वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने के लिए हम फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज करें। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यह भी बोला कि ऑल्सो सेड नो प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ द यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वाज कंडक्टेड प्रायर ऑफ इट्स डिप्लॉयमेंट। जो फेशियल रिकॉग्निशन ऑथेंटिकेशन है वो एक तरीके से आधार ऑथेंटिकेशन का जो मेथड है उसी को यूज़ किया जाता है। इसमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाता है। कोविड-19 की वैक्सीनेशन जब आप ले रहे हो तो आपके फेशियल रिकॉग्निशन को यूज़ करके UIDAI जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भेजा जाएगा और आपके इमेज को वेरिफिकेशन किया जाएगा कि जो बेनिफिशियरी जो डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए हैं वो सही हैं या नहीं हैं। ठीक, नेक्स्ट न्यूज एडिटोरियल पेज पर है। एडिटोरियल पेज पर उत्तराखंड का अभी आपने इंसिडेंट देखा कि वहाँ के जो सीएम है तीरथ सिंह रावत, उनको इसलिए हटा दिया गया क्योंकि 6 महीने में वो अपनी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। मतलब वहाँ पर कोविड की वजह से इलेक्शन नहीं हो पाए और जब कोविड की वजह से इलेक्शन नहीं हुए तो 6 महीने के टाइम के अकॉर्डिंग उनको लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट बनना था, मेंबर बनना था, लेकिन वो जब इलेक्शन ही नहीं हुए तो किस तरीके से वहाँ के पार्ट बने, तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि पहली बार नहीं है कि इस तरीके से किसी चीफ मिनिस्टर ने अपने जब वो मेंबर नहीं बन पाए लेजिस्लेटिव असेंबली का तो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। इससे पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर बता रखा है कि 20 स्टेट ऐसे हैं जिनके डाटा अवेलेबल हैं और 49 सीएम ऐसे रहे हैं जिन्होंने 120 दिन से भी कम काम किया है, मतलब 4 महीने से भी कम काम किया है। और ये 1962 से 2021 के बीच के डाटा हैं। गोवा में 6 सीएम ऐसे जिन्होंने 120 दिन से कम काम किया है और मध्य प्रदेश और हरियाणा में 5 और 4 ऐसे सीएम रहे हुए हैं जिन्होंने 120 दिन से कम काम किया है। मध्य प्रदेश के 2 सीएम अर्जुन सिंह और हरीश रावत उत्तराखंड के, जिन्होंने सिर्फ 1 दिन काम किया है एज ए सीएम। ठीक है, यहाँ देखो, माधव सिंह सोलंकी गुजरात के जो सीएम हैं उन्होंने 120 दिन 3 बार ऐसा हुआ कि वो सीएम बने और 120 दिन से मतलब 4 महीने से कम टाइम के लिए वो सीएम रहे। ठीक है, यहाँ देखिए 10 सीएम ऐसे हैं जिन्होंने 10 डे। देखो ये चीज़ें क्या दिखाती हैं, ये चीज़ें ये दिखाती हैं कि जिस चीज़ को आप इलेक्ट करके भेज रहे हो, हालांकि ये जो प्रोसीजर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 164 के पार्ट 4 के तहत इसमें बोला गया है कि कोई भी मेंबर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी वो एज ए मिनिस्टर वर्क कर सकता है, एज ए सीएम वर्क कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं बोला गया, बस ये बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर वो पार्ट नहीं है लेकिन 6 महीने के अंदर उसको लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट बनना होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रखा है कि बहुत बार इस तरीके के एग्जाम्पल जो हैं वो रिपीट हुए हैं। अदर स्टेट में जो सीएम हैं उन्होंने बहुत कम टाइम के लिए काम किया है
और उनको एज ए CM बनाया गया, फिर वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं बन पाए और फिर बाद में उनको हटा दिया गया। ये जो तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के CM हैं वो 114 दिन तक उन्होंने काम किया था। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, ONORC स्कीम इन दिल्ली बंगाल सून। ONORC स्कीम क्या है? वन नेशन वन राशन कार्ड। कोविड-19 के दौरान जब गवर्नमेंट ने कोशिश की कि फ्री राशन, फ्री ग्रेन्स प्रोवाइड करवाई जाए, तो स्पेशली जो वर्कर्स हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आते हैं, उनके पास में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कमी होने की वजह से ना तो उनके पास राशन कार्ड होता है। इसकी वजह से जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है, स्पेशली कोविड-19 के दौरान जब लोगों की जॉब चली गई और लोगों को जो फूड अवेलेबल करवाया गया, तो इन माइग्रेंट वर्कर्स को ये फूड अवेलेबल नहीं हो पाया। तो गवर्नमेंट इसके लिए अब वर्क कर रही है ताकि जो आधार कार्ड है उसको इनिशिएट किया जाए, उसको आधार माना जाए और उसी के आधार पर ये राशन अवेलेबल करवाया जाए। स्पेशली इसका मेन काम यही है कि कोविड के दौरान जो भी माइग्रेंट वर्कर्स को जो प्रॉब्लम हुई, डिफ़िकल्टी हुई सब्सिडाइज फूड लेने में, तो उसी को सॉल्यूशन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये वर्क किया जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग स्टेट की बात की गई है कि दिल्ली और वेस्ट बंगाल में जल्दी से ये जो स्कीम है वन नेशन वन राशन कार्ड, ये स्टार्ट हो जाएगी लगभग इस महीने के अंत तक। छत्तीसगढ़ में अभी प्रोसीजर चल रहा है और सबसे ज़्यादा यहाँ आसाम की बात की गई है। आसाम में जो आधार पेनिट्रेशन है वो काफ़ी लो है। मेजर रीजन है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की वजह से, क्योंकि वहाँ पर आधार को क्या माना जाए है, बेसिक माना गया है, जिसकी वजह से लोग आधार कार्ड बनवाने से भी हिचकिचा रहे हैं। अगर आसाम का पूरे नेशंस के साथ में, पूरे इंडिया के साथ में कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पर आधार सीडिंग जो है वो सिर्फ 36 to 38% है, बल्कि हमारे नेशनल जो रेट है वो 92% है। तो आसाम में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन क्या जो पर्पज़ है उसके लिंकेज होने की वजह से जो आधार कार्ड है उसको एक मेजर डिक्लाइन देखने की कारण मिला है कि इसकी वजह से लोग आधार कार्ड बनवाने से डरते हैं। और जब आधार कार्ड ही नहीं है तो उसका आप लिंकेज नहीं कर पाओगे, और लिंकेज नहीं कर पाओगे तो वन नेशन वन राशन कार्ड जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप नहीं दे पाओगे। नेक्स्ट न्यूज देखो, हमारे जो PM हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में कहा कि जो कोविन प्लेटफॉर्म है वो एक ओपन सोर्स है और ये सभी कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल है। उन्होंने ये बोला कि पिछले कुछ समय से जो डेवलपर्स हैं वो आरोग्य सेतु जो ऐप है उसको भी इस तरीके से अवेलेबल किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज कर सकें। पिछले कुछ समय में 200 मिलियन यूजर्स ने इसका यूज किया है। PM के द्वारा ये भी बात बोली गई कि पिछले 100 ईयर्स में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कोई भी नेशन ने इस तरीके के पेंडेमिक को फेस नहीं किया है। तो जितनी ज़्यादा होकर के अगर हम इस प्रॉब्लम को, इस पेंडेमिक को आइसोलेट होकर के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। अगर हम वन अर्थ वन हेल्थ ह्यूमैनिटी वाला नेचर अपनाएंगे तो इस पेंडेमिक से हम जल्द ही निपट जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने हमारे जो भी ऐप हैं उसके बारे में ट्रस्टवर्दी प्रूफ दिया है। इंडिया ने ये बोला कि हमारा जो वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी है, जब इसको प्लानिंग हम कर रहे थे तो हमने बोला था कि कम्प्लीटली हम डिजिटल अप्रोच को अडोप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो प्रेजेंट टाइम में जो पीसेज ऑफ पेपर लेकर के आप कोशिश करोगे, इधर उधर आप भटकोगे, तो वैक्सीनेशन जो प्रॉब्लम है वो पहले ही काफ़ी हाई है, और जब आप इस तरीके के पेपर वर्क में फंस जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए कोविन पोर्टल बनाया गया और उस पोर्टल में डिजिटल फॉर्मेट के तहत वैक्सीनेशन को अवेलेबल करवाया गया। जब ऑनलाइन हर तरीके का प्रोग्राम होगा, कोविन ऐप के थ्रू ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम इस तरीके से किया गया तो लोगों को अवेलेबिलिटी भी अच्छे से हो पाई, और जो वैक्सीनेशन का एक तरीके से जो गलत तरीके से मतलब मिसयूज जो हो रहा है या फिर उसको खराब होने की जो आशंका है वो भी काफ़ी कम हो गई। नेक्स्ट न्यूज देखो, कल भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे सेंटर का एक निपुण भारत मिशन है और इसमें एक गोल डिसाइड किया गया था। पहले 2025 तक हम डिसाइड करेंगे कि हमारी जो पॉपुलेशन है, मतलब क्लास 3rd का जो चिल्ड्रन है उसको बेसिस बनाया जाएगा और उस चाइल्ड के आधार पर डिसाइड किया जाएगा उसकी लिटरेसी रेट।
मतलब उसको बेसिक स्किल होनी चाहिए पढ़ने की, लिखने की, बेसिक न्यूमरेसी जो है वो उसको क्लास थर्ड तक आ जानी चाहिए। हालांकि इसका पहले जो टारगेट था वो 2025 तक रखा गया था, लेकिन कोविड की वजह से 2 एकेडमिक ईयर्स खत्म हो गए बच्चों के, इसके लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2026-27 तक। अब जो क्लास थर्ड का जो चाइल्ड है उसको रीड विद अंडरस्टैंडिंग क्लास थर्ड तक आ जानी चाहिए। उसमें डिसाइड किया गया कि 1 मिनट में वो 60 वर्ड्स तक बढ़ पाए। इसके अलावा 9,999 तक के जो नंबर्स हैं उनको रीड और राइट कर पाए, और जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो हमारे चिल्ड्रन हैं उनकी जो स्किल्स है उनको इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज देखो, नमामि गंगे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी किया गया है, और उसमें ये बोला गया है कि गंगा के किनारे किनारे जो भी सिटीज हैं उनको अपना कंजर्वेशन प्लान बनाना होगा, और जब कंजर्वेशन प्लान बनाएंगे तो वो इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। जब तक कंजर्वेशन प्लान नहीं बनाया जाएगा तब तक हम जो क्लीन गंगा मिशन लेकर के आए हैं उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से वर्क करने से कुछ नहीं होगा, हर छोटी छोटी अथॉरिटी जब तक मिल करके काम नहीं करेंगी तब तक हम गंगा को क्लीन करने वाला जो मिशन है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि क्लीन गंगा जो गंगा है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से गुजरती है, और यहाँ पर बहुत सारे सिटीज हैं। अब इन सिटीज को क्या करना होगा, अपनी एक पॉलिसी बनानी होगी। पॉलिसी के तहत उनको जो भी एनक्रोचमेंट जो भी किया जा रहा है गंगा वाले एरिया में, रिवर वैली वाले एरिया में, वहाँ पर उनको कम करना होगा। इसके अलावा there is a need for systematic rehabilitation plan for such encroaching entities that emphasizes on alternative livelihoods option in addition to a relocation strategy. Planners should make every attempt to engage with such entities during the preparation of the master plan in order to develop empathetic and human solution, the document notes. इसमें बोला गया है कि जो भी यहाँ पर एनक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए, दूसरी जगह उसको एस्टेब्लिश किया जाए, और इस तरीके से वर्क आपको करना होगा। गंगा के मेन स्टेम पर जो भी टाउन्स हैं उनको अपनी रिकमेंडेशन देनी होगी, अपनी पॉलिसी बनानी होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान शुड नॉट मैंडेट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज बट इट कैन क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी फॉर रिवर मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो आप, सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग ऑफ वाटर क्वालिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर रिवराइन बायोडाइवर्सिटी मैपिंग, बिग डाटा एंड सिटीजन साइंस फॉर रिवर हेल्थ मॉनिटरिंग, एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल फॉर फ्लड प्लेन मैपिंग। ये बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनको पूरे वर्ल्ड में अच्छे से यूज़ किया गया है इन टेक्नोलॉजी को, और इनको यूज़ हम कर सकते हैं गंगा को रिजुवनेट और दोबारा से अच्छे से हेल्दी बनाने के लिए। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है। देखो, जब से यूएस और नाटो एलीज ने डिक्लेयर किया है कि हम जा रहे हैं अफगानिस्तान को छोड़ करके, तब से वहाँ पर जो तालिबान है वो कोशिश कर रहा है कि मेजर जो एरिया है, मेजर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको अपने अंडर ले लिया जाए। तो इसी के आधार पर जो अफगानिस्तान है वहाँ के लगभग 1000 के लगभग जो सोल्जर्स हैं वो तजिकिस्तान चले गए। मेजर प्रॉब्लम ये है क्योंकि तालिबान के साथ में जो उनकी कन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री पाकिस्तान, तजिकिस्तान, चाइना, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और इंडिया का पीओके वाला एरिया है जिसके ऊपर पाकिस्तान क्लेम करता है, वहाँ से भी इंडिया के साथ में भी हल्का सा बॉर्डर शेयर अफगानिस्तान करता है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखो, ट्यूनीशिया जो कंट्री है उसका मैप अभी हम देखेंगे। वहाँ से कुछ लोग जा रहे थे और उनकी जो बोट है वो डूब गई, जिसकी वजह से डूबने की वजह से 21 जो माइग्रेंट्स हैं उनकी डेथ हो गई। ये ट्यूनीशिया का मैप है। अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसके नर्दर्न पार्ट में मेडिटेरियन सी के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर ये ट्यूनीशिया को देखिए, और ट्यूनीशिया के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है अल्जीरिया एंड लीबिया। नेक्स्ट न्यूज देखो, जो यूके है वहाँ के जो पीएम हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, उन्होंने ये बोला है कि अब तक हमने जो
गाइडलाइंस फॉलो कर रखी थी कोविड को लेकर के कि फेस मास्क को वियर करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। अब हम इसको धीरे धीरे इन रिस्ट्रिक्शंस को हटाएंगे। हालांकि हमें लगता है कि कोविड के केसेज इससे बढ़ेंगे, लेकिन जो भी हमारे मेंबर्स हैं, जो भी हमारी पॉपुलेशन है, उनको कोविड के साथ में, इस वायरस के साथ में जीना सीखना होगा, तभी हम बेहतरीन तरीके से वर्क कर पाएंगे।